नमस्कार। आज हम भारत के सबसे एम्बिशियस और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स में से एक की बात करेंगे। प्रोजेक्ट चीता। देखिए, ये सिर्फ 70 साल बाद एक जानवर के घर लौटने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत साहसिक बाजी है भारत के उन घास के मैदानों को बचाने की जिन्हें हम लगभग भूल चुके हैं। तो 70 साल के एक बहुत लंबे इंतजार के बाद चीता भारत वापस आ तो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक स्पीशीज की वापसी है या इसके पीछे भारत के पूरे इकोसिस्टम को बदलने का कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है। यही सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहेगा। चलिए इस प्रोजेक्ट की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। हम शुरू करेंगे उस 70 साल के सूनेपन से जो चीतों के बिना था। फिर अफ्रीकी चीतों को ही क्यों चुना गया, इस डिबेट को समझेंगे। और हाँ, इस प्रोजेक्ट का असली मकसद द ग्रासलैंड गैम्बिट, उसका खुलासा करेंगे। अब तक क्या हुआ उसका विश्लेषण करेंगे, भविष्य के लक्ष्य देखेंगे और आखिर में यूपीएससी के नजरिए से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि चीते का न होना पिछले 70 सालों से भारत के इकोसिस्टम के लिए कितना बड़ा नुकसान था। एक बहुत बड़ा खालीपन था ये। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। चीते हजारों सालों से इस जमीन का हिस्सा थे। अंदाजा लगाइए, एक वक्त था जब मुगल बादशाह अकबर के पास शिकार के लिए 1000 चीतों का एक पूरा दल था। लेकिन फिर अंधाधुंध शिकार का दौर आया और सब कुछ बदल गया। 1947 में सरगुजा के महाराजा ने देश के आखिरी, जी हां, आखिरी 3 चीतों का शिकार कर लिया। और बस 1952 में चीते को भारत से ऑफिशियली विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब ये स्लाइड ये इस प्रोजेक्ट की नींव है। देखिए, चीता भारत की दूसरी बड़ी बिल्लियों जैसा नहीं है, मतलब तेंदुआ, शेर या बाघ जैसा। वो सब घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी हैं। लेकिन चीता चीता एक स्प्रिंटर है, खुले मैदानों का बादशाह। उसके विलुप्त होने का सीधा सा मतलब था कि भारत के घास के मैदानों ने अपना सबसे कुशल शिकारी खो दिया और 70 सालों के लिए इकोसिस्टम की एक बहुत जरूरी भूमिका खाली पड़ी रही। तो चलिए अब आते हैं प्रोजेक्ट के सबसे बड़े सवाल पर। जब भारत में एशियाई चीते थे तो फिर अफ्रीका से चीते क्यों लाए गए? ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और डिप्लोमैटिक दोनों तरह का विवाद रहा है। इसका जवाब इस सीधी सी तुलना में छिपा है। एशियाई चीते जो अब सिर्फ ईरान में बचे हैं, उनकी संख्या बस 12 है, सिर्फ 12। मतलब वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। और तो और ईरान ने उन्हें देने से साफ मना भी कर दिया। दूसरी तरफ दक्षिणी अफ्रीका में करीब 14,000 चीते हैं। उनका जीन पूल कहीं ज्यादा बड़ा और हेल्दी है। और बड़ा जीन पूल होने का मतलब है बीमारियों से लड़ने की बेहतर ताकत और एक मजबूत आबादी बनाने का बेहतर मौका। तो ये कोई आइडियल फैसला नहीं था, पर एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली सही फैसला जरूर था। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं इकोलॉजिकल रिप्लेसमेंट। आसान भाषा में इसका मतलब है, अगर कोई प्रजाति किसी जगह से विलुप्त हो गई है तो उसकी इकोलॉजिकल रोल को भरने के लिए उसकी सबसे करीबी रिश्तेदार उपप्रजाति को वहां लाया जा सकता है। आईयूसीएन की गाइडलाइंस इसे कॉन्जर्वेशन ट्रांसलोकेशन मानती हैं। सरकार का भी यही तर्क है कि भाई जब दोनों का जीनस एसिनोनिक्स एक ही है तो अफ्रीकी चीता भारत के घास के मैदानों में वही काम कर सकता है जो एशियाई चीता करता था। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ चीतों के बारे में है, तो हम असली तस्वीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही देख रहे हैं। चीता तो बस एक चेहरा है, एक मोहरा है। असली खेल तो कुछ और ही है। ये है इस प्रोजेक्ट का असली मकसद। भारत के घास के मैदान देश की 5% जमीन पर फैले हैं, लेकिन उन्हें कंजर्वेशन के लिए 1% से भी कम फंडिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि दशकों से हमारी कंजर्वेशन नीतियां सिर्फ बाघ और जंगलों पर ही टिकी रही हैं। प्रोजेक्ट चीता इसी नजरअंदाजी को तोड़ने की एक रणनीति है। चीते को एक फ्लैगशिप स्पीशीज यानी एक कैरिज्मेटिक चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुनिया का ध्यान, पैसा और नीतियां इन मरते हुए घास के मैदानों की ओर खींचा जा सके। और ये काम कैसे करता है? एक शानदार इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन के जरिए, जिसे ट्रोफिक कैस्केड कहते हैं। स्टेप 1, चीता मैदान में आता है और हिरन जैसे शाकाहारियों का शिकार करता है। स्टेप 2, इससे उनकी आबादी कंट्रोल में रहती है और वो डर की वजह से एक ही जगह पर जरूरत से ज्यादा घास नहीं चरते। स्टेप 3, इससे घास और दूसरे पेड़ पौधों को फलने फूलने का मौका मिलता है। और स्टेप 4, नतीजा, पूरा का पूरा घास का मैदान फिर से जी उठता है। यह प्रकृति का खुद को ठीक करने का तरीका है।
चीते को अम्ब्रेला स्पीशीज भी कहा जाता है। ये एक बहुत खूबसूरत मेटाफर है। सोचिए, एक मादा चीते को बचाने के लिए जब हम 650 स्क्वायर किलोमीटर का एक विशाल इलाका सुरक्षित करते हैं, तो हम अनजाने में उस छतरी के नीचे आने वाले हर एक जीव की रक्षा कर रहे होते हैं, चाहे वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो या फिर दुर्लभ कैरकल और इंडियन वुल्फ। मतलब एक प्रजाति को बचाइए और पूरा इकोसिस्टम बच जाता है। तो कागज पर तो ये योजना बहुत शानदार है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? चलिए अब तक के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। हमें चुनौतियों को मानना पड़ेगा। 2024 की शुरुआत तक लाए गए चीतों में से लगभग 40% की मौत हो चुकी है। ये एक गंभीर आंकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। नए माहौल में ढलने की मुश्किल, रेडियो कॉलर से हुए इन्फेक्शन और बीमारियां, ऐसे कई कारणों ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच एक ऐतिहासिक सफलता भी हाथ लगी। मार्च 2023 में 70 से भी ज्यादा सालों में पहली बार भारत की धरती पर चीते के शावकों ने जन्म लिया। ये सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं है, ये इस बात का एक बहुत मजबूत संकेत है कि अडैप्टेशन मुमकिन है और ये प्रोजेक्ट लंबे समय में सफल हो सकता है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार के पास एक बहुत एम्बिशियस, कई दशकों की योजना है। इस रोड मैप को देखिए। 2026 तक पहला लक्ष्य है कूनों की आबादी को स्थिर करना। 2030 तक गांधी सागर जैसी एक दूसरी साइट बनाकर 50 चीतों की आबादी का लक्ष्य रखा गया है। और असली लॉन्ग टर्म गोल है 2050 तक 500 चीतों की एक आत्मनिर्भर मेटा पॉपुलेशन बनाना। मेटा पॉपुलेशन का मतलब होता है छोटी छोटी आबादियों का एक नेटवर्क जो आपस में जुड़े रहें ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे। पर यह रास्ता चुनौतियों से भरा है। क्या हम जेनेटिक बॉटलनेक यानी एक छोटे से समूह से पैदा होने वाले जेनेटिक खतरों से बच पाएंगे? क्या दशकों तक पॉलिटिकल वेल और फंडिंग बनी रहेगी? क्या हम डेवलपमेंट के दबाव में सिकुड़ते घास के मैदानों को बचा पाएंगे? और सबसे जरूरी, क्या हम इंसान और चीते के बीच कोएग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व का संतुलन बना पाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ही इस प्रोजेक्ट का भविष्य तय करेगा। और अब इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ खास तौर पर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए। ये वो मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा है। MoAFCC और NTCA इसे चला रहे हैं। ये WPA 1972 और साइट्स जैसे कानूनों के तहत काम कर रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कंजर्वेशन की सोच में एक पैराडाइम शिफ्ट है। जानवरों को सिर्फ बचाने से आगे बढ़कर पूरे इकोसिस्टम को फिर से बनाने यानी रीवाइल्डिंग की तरफ एक कदम। इसका मूल तर्क क्या है? ग्रासलैंड रेस्टोरेशन। चुनौती क्या है? शुरुआती हाई मोर्टेलिटी। और अंतिम लक्ष्य क्या है? 2050 तक 500 आत्मनिर्भर चीते। आखिर में ये समझना होगा कि प्रोजेक्ट चीता सिर्फ एक प्रजाति को वापस लाने का टेस्ट नहीं है। ये भारत की इच्छा शक्ति और क्षमता पर एक रेफरेंडम है। क्या हम अतीत में की गई इकोलॉजिकल गलतियों को सुधार सकते हैं? क्या हम एक पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा कर सकते हैं? इस बड़ी बाजी का नतीजा जो भी हो, वो भारत के कंजर्वेशन के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए तय कर देगा।